तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यार्पितमनो बुद्धिः मामेवैष्यस्व संशयम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज बुधवार है और एक बहुत ही जटिल विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज का कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा और अंतिम तक देखिएगा, बीच से जाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आज विषय ही कुछ ऐसा है। कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक बने रहेंगे तो कार्यक्रम के आरंभ में मैं बोलेगा श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा और भी कई सारी बातें करनी हैं, तो बन के रहिए हमारे साथ। आज बुधवार का कार्यक्रम आपके लिए निश्चित रूप से सहयोगी और उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आइए शुरू करते हैं आज की यात्रा। आइए आपको आज उस विषय पे लेके आता हूं जिसके कारण हमारा विवाह होते होते रुक जाता है और वैवाहिक सुख जब आजकल की स्थिति जहां बनती है कि विवाह होते होते कट गया, एकदम ये बात कई बार सुनने को मिल जाती है। यहाँ फिक्स हो गया था, सारी चीज़ें हो गई थी, इंगेजमेंट हो गई थी, सारी विधि व्यवस्था बना दी गई थी, अंतिम में जाकर के विवाह खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो ग्रहों से परे जाकर के हो, और ग्रह के परे कुछ है भी नहीं। ऐसी कौन कौन सी स्थितियां, 5 प्रमुख तथ्य बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, मात्र 5 ही ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके विवाह के कटने के कारण बनती हैं। याद रखिएगा, ये विवाह के कटने की जो बात है वो इस बात की नहीं है कि विवाह हुआ, आप वैवाहिक संबंध में बंधे और फिर वो टूट गया, ये वो नहीं है। यहाँ मैं आपके विवाह के होने से पहले ही अगर वो विवाह टूट रहा है तब की बात कर रहा हूँ। यहाँ मैं उस विवाह की बात कर रहा हूँ जो विवाह सफल नहीं हो पाता है। मतलब या तो आपके संबंध कहीं बनते नहीं हैं या बनते बनते रह जाते हैं। हर बार आपके लिए कोई नया रिश्ता आता नहीं है, आता भी है तो वो रिश्ते के स्वरूप में नहीं बदल पाता है। तो क्यों होता है, विचार करिए। अगर जन्म कुंडली में बहुत आजमाई हुई बात है ये और बहुत सत्य है, शुद्ध है ये, अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव में गुरु की स्थिति होती हो, गौर से, चाहे वो अपनी ही राशि के क्यों ना बैठे हों, चाहे वो उच्च की ही राशि के क्यों ना बैठे हों, चाहे वो इस कुंडली में कारक ही क्यों ना होते हैं, ये लग्न कुंडली की बात मैं कर रहा हूं। कुछ हद तक इसमें नवमांस भी जिम्मेदार होगा क्योंकि वैवाहिक संबंध के लिए तो उसी को देखा जाता है, लेकिन बात मैं यहां सिर्फ लग्न कुंडली की कर रहा हूं। अगर सप्तम भाव में गुरु बैठे हों और अगर वो उच्च के हों और साथ ही साथ लग्न में भी गुरु की स्थिति बनती हो, अगर या तो सप्तम में बैठे हों या वो लग्न में बैठे हों, या फिर अगर वो सप्तम में बैठे हों या लग्न में ही शुक्र की स्थिति बनती हो, साथ ही साथ अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव पे, गौर करिएगा एकदम इधर उधर नहीं, अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव पे कहीं से भी शनि, राहु, केतु, मंगल आदि का प्रभाव हो और वो बुरे प्रभाव से ग्रसित होते हो, मतलब बुरे प्रभाव के कहने का मतलब है कि वो छठे भाव के अधिपति बनते हों, 8वें भाव के अधिपति बनते हों और 12वें भाव के अधिपति बनते हों या तीसरे भाव के अधिपति बनते हों। अगर इन भावों के, एक बार फिर से, अगर मान लीजिए शनि, मंगल, राहु, केतु, अगर यहाँ के और यहाँ पे, अगर इन भावों में शनि, मंगल, राहु, केतु की स्थिति बन रही हो या वो शनि, मंगल अगर इन भावों के अधिपति बन करके कहीं से भी, चाहे किसी भी दृष्टि से अगर इस भाव को देख रहे हो तो वह विवाह को, संबंधों को आने नहीं देते हैं। मैं ये विवाह के संबंध के आने की बात कर रहा हूं, ये ठीक ही नहीं होने देंगे। आपने प्रायः कई बार ऐसा सुना होगा और ऐसा देखा भी होगा, आपके बच्चे के साथ होता है, आपकी बेटी के साथ भी ऐसी चीजें होती हैं कि जब ये ग्रह गोचर में, जब ये ग्रह नवमांस कुंडली में, जब ये ग्रह लग्न कुंडली में ऐसी स्थिति में पहुंचते हों तो ये विवाह के संबंधों को बनने नहीं देते हैं। दूसरी बात, अगर यहाँ पे गुरु बैठ जाते हैं ना, चाहे वो उच्च के ही क्यों ना बैठे हों, और विशेषतः अगर शनि, मंगल, राहु, केतु के साथ उनकी स्थिति सप्तम भाव में या लग्न में होती हो तो ये स्थिति विवाह के और विवाहिक संबंधों को बनने में विलंब के कारण होते हैं।
क्यों होता है आखिर विलंब से विवाह? इसका उत्तर तो जानना हमारा बनता है। ऊपर से अगर मान लीजिए आपकी कुंडली के अष्टम भाव में, जन्म कुंडली के अष्टम भाव में शनि मंगल राहु केतु बैठे हों या शनि और राहु का प्रभाव हो, तो यहां से उनकी 7वीं जो दृष्टि होगी वो द्वितीय भाव पे पड़ेगी। चूंकि द्वितीय भाव जो होता है वो वैवाहिक संबंधों में डालने वाला होता है। यही वो संबंध है और यही वो भाव है जहां से पति पत्नी के रिश्ते बनते देखे जाते हैं। यही वो भाव है जहां से एक अनजाना सा चेहरा आपका अपना बनने के लिए आपके पास आता है। यही वो भाव है और फिर वो आपका बनता है, आपके निकट आता है, उससे प्रेम करते हैं, उससे से दाम्पत्य के सूत्र में बंधते हैं और फिर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, सुख भोग लेते हैं। ये बात है। मतलब कि जन्म कुंडली में रिलेशनशिप को आने के लिए, संबंधों को बढ़ाने के लिए द्वितीय भाव की भूमिका महत्ती होती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपकी कुंडली के दूसरे भाव पे, दूसरी बात बता दूं, आजकल संबंधों के टूटने का और संबंधों के बनने में विलंब का एक प्रमुख कारण और है। वो बताऊं क्या? आप समझिएगा जरा ध्यान से। और एक बात बताता हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कैरियर का दबाव ऐसा है कि लोगों को कैरियर के अलावा किसी को और कुछ भी सोचने का मौका ही नहीं देता है। ये बात है, बहुत पक्की बात है। आप अपने करियर के पीछे इतना ज्यादा भाग रहे होते हैं कि दाम्पत्य का सुख मिलने में, पति मिलने में, पत्नी मिलने में देर हो जाती है। और ये हम पता नहीं किसके प्रभाव में आ गए हैं। 25 साल के बाद, 26 साल के बाद, 27 साल के बाद अगर आप अवस्था विवाह की कमजोर समझते हैं तो ये तो फिर आपकी गलतफहमी है। क्योंकि उसके बाद आप ये पूछेंगे विवाह के होने के बाद कि पंडित जी संतान नहीं हो रही है, पंडित जी सुख तो नहीं मिला है। जिस कैरियर को और जिस विवाह के लिए कैरियर को सेटल करते थे वो कैरियर तो खत्म हो गया, विवाह का भी सुख नहीं भोगा और चीजें तो बिल्कुल लड़खड़ा रही हैं। इस वजह से एक बात बता देता हूं, आमतौर पे लोग ये कह देते हैं कि पहले कैरियर वो किसी खास क्षेत्र के लिए होता है। प्रत्येक व्यक्ति अगर जिसको विवाह करनी है और निश्चित रूप से करना है, विवाह का सुख भोगना है, तो टाइम पे आइए। आजकल हमारी युवा पीढ़ी इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि नहीं 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 नहीं, पहले तो कैरियर बनता है। मैं भी समझता हूं, मैं भी कुंवारा हूं और मुझे पता है। लेकिन एक बात जो कि बहुत ज्यादा समझने वाली है कि वक्त बीतने के बाद आप काफी चीजें छोड़ चुके होते हैं। ये बात समझने वाली है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका आपके ग्रहों की भी होती है। जो ग्रह, अब मैंने जैसे यहां पे बात कही कि गुरु यहां बैठे हों, दरअसल सप्तम भाव में बैठे गुरु विवाह से स्वतंत्र कर देते हैं। कैसे विवाह से वो स्वतंत्र करते हैं? तो कैसे, एक बात बताता हूं। दरअसल सप्तम भाव में बैठे गुरु व्यक्ति को वैवाहिक संबंधों में डालना ही नहीं चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि बच्चा आध्यात्मिक उन्नति कर ले। वो ये चाहते हैं कि बच्चे को विकास के क्षेत्र में ले जाया जाए, आध्यात्मिक विकास, पारलौकिक सुख के पीछे वो व्यक्ति को भेजना चाहते हैं। और इस वजह से कि वो सप्तम भाव के कारक भी होते हैं, लेकिन फिर भी विवाह से उनका बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं होता है। वो ला देते हैं अपने गोचर में, क्योंकि उनको इस क्षेत्र का कार्य सौंपा गया है कि वो पति और पत्नी को ढूंढने में सहायक सिद्ध हो सके। परंतु वास्तव में गुरु चूंकि आध्यात्मिक ज्ञान के कारक होते हैं, आध्यात्मिक बोध के कारक होते हैं, इस वजह से वो व्यक्ति के मानसिकता को ऐसे बनाने वाले हो जाते हैं कि वो स्वतंत्र रहना चाहता है, वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि मैं रिश्तों में बंध जाऊं अभी से ही और जिम्मेदारी उठा लूं। उसके प्रति उसकी ऐसी सोच ही नहीं होती है। वो दरअसल स्वतंत्र रहना चाहता है और अकेलापन उसे ज्यादा भाता है। ये बात है। और शुक्र अगर यहाँ पे उसको कारकत्व की प्राप्ति होती है और कहीं ना कहीं वो शनि दिग्बल होता है, यहाँ पे तुला राशि बनती है काल पुरुष की कुंडली के लिए, तो ये स्थितियां कि गुरु और शुक्र अगर जन्म कुंडली में देख रहे हों, दूसरे भाव पे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव हो, तो वो निश्चित रूप से जीवन के प्रत्येक प्रकार के सुखों का भोक्ता तो बना देंगे। लेकिन बात मैं यहां सिर्फ आपके संबंधों के बनने की कर रहा हूं कि विवाह के लिए जो संबंध बनाया जाता है वो थोड़ा कमजोर होता है या फिर उसको वो आपको मिलता ही नहीं है। वो होती है ना बात, इसका पति कहां छुप के बैठा है नजर तो आ जाता, इसका पति कहां बैठा है वो नजर आता,
तो मैं खुद उसकी आरती उतार लेती, उसकी बलैयाँ ले लेती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो उसे छुपा देते हैं, नज़रों से ओझल कर देते हैं, और ये गुरु काम कराते हैं। ऊपर से अगर यहीं शनि बैठे हों, राहु केतु की स्थिति बन रही हो, तो ये वैवाहिक संबंधों को जहां विवाह से पहले कमजोरी में रखते हैं, बनने नहीं देते हैं, वहीं उसके बाद भी कहीं ना कहीं परेशानी के कारण बनते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव अष्टम भाव में हो, तो चूंकि यहां से बैठ करके वो 7वीं दृष्टि से द्वितीय भाव को देखते हैं, और इसमें 2 ही भाव को देखना है, वस्तुतः ज्यादा नहीं। एक दूसरा भाव, क्योंकि ये वैवाहिक संबंधों के शुरुआत का भाव होता है, यहीं से संबंध बनते बिगड़ते देखे जाते हैं, और फिर वो स्थिति बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है कि विवाह का काल चल रहा हो और आपका संबंध न बन रहा हो। और फिर डर भी तो लगता है ना, कहीं ये काल बीत न जाए, फिर तो दशा ही बदल जाएगी, फिर तो ग्रह अंतर में आएगा कि नहीं आएगा, फिर तो स्थितियां आएंगी कि नहीं आएगी, उम्र भी तो बीती जा रही है। और फिर जिस कैरियर को सेटल करने के चक्कर में अपना दाम्पत्य कमजोर किया था, अपना कैरियर सेटल करने के चक्कर में उस लड़के को इंतजार कराया था, वो बीत जाता है समय। सोच लीजिएगा, अष्टम भाव, द्वितीय भाव, सप्तम और लग्न। एक बार फिर से बता दूं, शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव अगर यहां रहेगा तो 7वीं दृष्टि से वो वैवाहिक संबंधों के बनने में मुश्किलात पैदा करते हैं। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अगर गुरु स्वतंत्र होकर के बैठे हों, अपनी राशि कहीं क्यों ना बैठे हों, विवाह के संबंध के लिए व्यक्ति को तैयार ही नहीं करते हैं। मानसिक रूप से व्यक्ति किसी भी जिम्मेदारी में अपने आप को बांधना और बंधना नहीं चाहता है, वो स्वतंत्र रहना चाहता है। शुक्र अगर देख लेते हैं तो ये भी वैवाहिक संबंधों को बनने के लिए मुश्किलात कभी कभी कर देते हैं, अगर उनकी स्थिति गोचर में अच्छी नहीं रही तो। ये लग्न कुंडली की बात मैंने करी थी। अब कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में आपको आरंभ में बोले गए श्लोकार्थ बता देता हूं। एक बात बताता हूं, जीवन जो है वो युद्ध ही है, जीवन जो है वो युद्ध ही है, और इसे जब लड़ना है तो परमात्मा के शरण में रह करके, उसके आश्रय का पान करके, उसके आश्रय का एहसास करके और उसके निकट रह करके हमेशा ही इस युद्ध को जीतना है। अब ये जो समस्या आती है हमारे जीवन में, दरअसल प्रत्येक दिन वो युद्ध ही तो है। आप उसको कितनी सरलता से, कितनी मजबूती से, कितनी तन्मयता से जीत पाते हैं, ये एक श्रेष्ठ पुरुष की निशानी होती है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने योग के साथ। और कैसा लगा ये कार्यक्रम जरूर बताइएगा। ये विषय छोटा था लेकिन महत्वपूर्ण था, और मुझे पूरा और पक्का भरोसा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो पूछ लिया करिएगा, लेकिन कमेंट में सवाल का उत्तर देना मेरे लिए थोड़ा सही नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे एक लाइन में क्या लिखूंगा मैं, आप लोग लिख देते हैं तो मुझे बड़ी दया भी आ जाती है। व्यक्ति कितना परेशान है, उसकी स्थिति कितनी परेशानी वाली है कि वो कमेंट में भी अपने सवाल पूछने से नहीं चूक रहा है, लेकिन मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं कमेंट में उत्तर दे पाता हूँ। कारण है क्या? क्योंकि जब तक मैं कुंडली नहीं देखता, उस कुंडली पे किसी भी तरीके का प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहता हूँ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।